गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 16 पे जराना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। देखना, उसने कहा है Z लिमिटेड obtained a contract number 999 for rupees 50 lakh. Following details are available in respect of the contract for the year ending 31st March. Material purchased, material issued from stores, wages and salaries paid, drawings and map, sundry expenses, electricity charges, plant hire expenses, subcontract cost, material returned to stores, material returned to suppliers. Following balances relating to contract number 999 for the year ending 31st March 13 and 31st March 14 are as follows. Work certified का opening closing, uncertified का opening closing, material at site, wages outstanding. Contractor receives 75% of work certified in cash. Prepare contract account and contractees account. चलो बनाना शुरू करते हैं। Contract account for year ending 31st March 14। सबसे पहले ना मेरी बात सुननी है, सेकंड पेज पे आओ। पहले सेकंड पेज पे मुझे बताओ, आपको वर्क सर्टिफाइड का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं और अनसर्टिफाइड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले टू साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड का है 12 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड का 20। ये ना ये पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा ना, तो इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग। ऐसे ही देखो, मटेरियल एट साइट मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी दे रखा है 15,000। ये पिछले साल का क्लोजिंग था, इस साल का ओपनिंग। चलो और बताओ आपने क्या क्या लगाया। मटेरियल परचेज्ड, आपने मटेरियल परचेज किया 1,60,000 का। फिर मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स 5 लाख, आपने कुछ मटेरियल इशू किया फ्रॉम स्टोर्स 5 लाख। फिर ड्राइंग्स एंड मैप 60,000, ड्राइंग्स एंड मैप 60,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 15,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 25। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको प्लांट हायर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60। याद करो मैंने क्या कहा था कि अगर प्लांट आप किराए पे लेते हो और उसका किराया जो आप देते हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आ जाएगा प्लांट हायर एक्सपेंसेस 60। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 20, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 20। मटेरियल रिटर्न्ड, बाय साइड पे लिखो, बाय मटेरियल रिटर्न्ड। मटेरियल रिटर्न्ड। अच्छा, मटेरियल आपने रिटर्न किए, दो रिटर्न करे हैं। एक तो मटेरियल आपने रिटर्न किया टू स्टोर्स 30 का, और एक आपने मटेरियल रिटर्न किया टू सप्लायर्स 20 का। ठीक है। अब ना मैंने अभी एक पॉइंट छोड़ दिया है हमारा, वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि उसकी एक एडजस्टमेंट है। पढ़ो, वेजेस एंड सैलरीज पेड 7 लाख की हैं, तो यहां पर लिखना वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी। मुझे एक बात बताओ, वेजेस एंड सैलरी पेड 7 लाख है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है 10,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो माइनस होगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20 ऐड होगा, तो 7,10,000 आ गया।
वेजेस एंड सैलरी 7,10,000। ठीक है, फिर आ जाएगा बाय साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड का क्लोजिंग है 35 लाख और अनसर्टिफाइड का है 40, और ऐसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है 30। बस चलो नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं, क्या आ रहा है। $8,35,000 का नोशनल प्रॉफिट कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। तो टू कॉस्टिंग पीएल 8,35,000। तो ये हमारा ना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देखो उसने क्या बनाने को कहा था, उसने कहा था कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। मेरी बात सुनोगे सब, मेरी बात सुनोगे सब। मुझे ना एक बात बताओ, उसने कहा कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्स 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड इन कैश। मुझे एक बात बताओगे, पिछले साल का, ध्यान से सुनना, पहले पिछले साल पे आओ, पिछले साल पे मुझे बताओगे पिछले साल का वर्क सर्टिफाइड कितने रुपए का था। पिछले साल का 12 लाख का वर्क सर्टिफाइड था पिछले साल का। तो 12 लाख का 75% मतलब 9 लाख रुपए हमें पिछले रिसीव रिसीव हुआ होगा कैश में। याद करो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था काम खत्म होने से पहले जो भी पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टी से मिलता है वो सब एडवांस होता है। इट इज लाइक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का ओपनिंग किस साइड पे आएगा, बाय साइड पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मुझे पिछले साल का बताना, पिछले साल का 12 लाख का वर्क सर्टिफाइड था, उसका 75% 9 लाख रुपए हमें किस में मिला, कैश में। ये तो मिला पिछले साल। अब कुछ पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टी से इस साल भी मिला होगा बाय कैश। अब सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओगे 31 मार्च 2014 का वर्क सर्टिफाइड कितना था, 35 लाख। लेकिन याद रखना ये 35 लाख का काम इस साल नहीं हुआ है। 35 लाख में 12 लाख का काम तो पिछले साल ही हो चुका था। तो इस साल अगर मैं पूछूं इस साल, तो इस साल कितने का वर्क सर्टिफाइड है, 23 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड इस साल का है। उसका 75% आपको कैश में रिसीव हुआ होगा, तो 17,25,000। तो याद रखना 9 लाख आपको कैश पिछले साल मिला, 17,25,000 का कैश इस साल मिला। तो टोटल कैश आपको, टोटल एडवांस आपको कितना मिल गया, 26,25,000। इसे हम कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। एक क्वेश्चन हम अब और करेंगे सब ना, मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। A company of contractors began to trade on 1/1/2009. During 2009, company was engaged on only one contract, जिसका contract price 5 lakh था. Of the plant and material charged to the contract, plant costing 5,000 and material costing 4,000 was lost in an accident. Cost of work uncertified but finished 2,000 and material costing 4,000 were in hand on site. Charge 10% depreciation on plant and compile contract account and balance sheet from the following information: share capital, creditors, cash received, land and building, bank balance, charge to contract, material, plant, wages और expenses। चलो पहले हम बनाना शुरू करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, चलो पहले नीचे आओ।
देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे क्या क्या लगाया। सबसे पहले मटेरियल लगाया 90,000 रुपए का, प्लांट को छोड़ दो बाद में देखते हैं। वेजेस लगाई 1,40,000 की, और एक्सपेंसेस लगाए 7,000 के। ठीक है, अभी प्लांट को छोड़ देना। अब आ जाओ ऊपर वाले पैराग्राफ पे, सेकेंड लाइन, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट कॉस्टिंग 5,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 4,000 वॉज लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट। अच्छा, प्लांट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, आपको अच्छी तरह पता है। प्लांट की बस एक चीज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगी और वो है उसका डेप्रिसिएशन, तो इसे छोड़ दो। हाँ, मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हुआ 4,000 का लॉस है, तो कॉस्टिंग पीएल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, तो बाय कॉस्टिंग पीएल। कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ मटेरियल का? 4,000 का। फिर उसने कहा है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बट फिनिश्ड, लिखो बाय साइड पे, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड है 2,000 रुपए का। फिर मटेरियल कॉस्टिंग 4,000 वर इन हैंड एट साइट, तो बाय मटेरियल एट साइट 4,000। फिर उसने कहा है चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, तो प्लांट पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। करो, सिंपल सा है। मुझे बताओगे आपने कितने रुपए का प्लांट खरीदा था? 25,000 रुपए का प्लांट खरीदा था, जिसमें से 5,000 के प्लांट का तो एबनॉर्मल लॉस हो गया था, बचा 20,000 का, तो 20,000 के प्लांट पे 10%, 2,000 का डेप्रिसिएशन। ये आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट आ गया। अच्छा, बस मेरे ख्याल से एक ही चीज रह गई और वो है वर्क सर्टिफाइड। नीचे पढ़ना, नीचे उसने कहा है कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड ₹2 लाख। तो नीचे वर्किंग नोट बना लो, यहीं पर बना लो चाहे। उसने कहा कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड एट 2 लाख, दिस इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड आ गया ₹2,50,000। रख दो यहां पर वर्क सर्टिफाइड 2,50,000। चलो करो, बस प्रॉफिट निकालो। क्या आता है प्रॉफिट? नोशनल प्रॉफिट। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे जरा। 4,000, 2,50,000, 2,000, 4,000, 90,000, 1,40,000, 7,000, 2,000, 21,000 का नोशनल प्रॉफिट है। अच्छा, जो नोशनल प्रॉफिट है वो कहां चला जाएगा? कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। चलो अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी थी। चलो बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा। पढ़ना शुरू करो। शेयर कैपिटल दे रखी है 120, शेयर कैपिटल 120, क्रेडिटर्स 10, क्रेडिटर्स 10, लैंड एंड बिल्डिंग 43, बैंक बैलेंस 25। ठीक है, चलो अब देखते हैं और क्या क्या आ जाएगा। प्लांट आ जाएगा, सीधे करो। चलो मेरे को बताओ, प्लांट आपने कितने रुपए का प्लांट खरीदा था? 25,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 के प्लांट का तो हो गया एबनॉर्मल लॉस, बचा 20,000 रुपए का प्लांट। ठीक है, उसमें से 2,000 का आपने डेप लगा दिया, तो बचा 18,000 रुपए का प्लांट। तो प्लांट आ गया 18,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा और क्या आ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 2.5 लाख रुपए का और अनसर्टिफाइड है 2,000 रुपए का। ठीक है, चलो एक काम करो जरा, मुझे एक कॉस्टिंग पीएल बना के बताओ। कॉस्टिंग पीएल कल बनाया था हमने, एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बताओ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नोशनल प्रॉफिट 21 आया, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट
21। अच्छा, अब इसमें से क्या क्या होगा? इसमें से मुझे बताओ, मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट 4000। अच्छा, एक और एबनॉर्मल लॉस हुआ था प्लांट का। याद रखना, प्लांट का एबनॉर्मल लॉस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता, प्लांट अकाउंट में आएगा। तो पता है उसकी एंट्री अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगी? प्लांट का एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और प्लांट अकाउंट क्रेडिट होगा 5000। बस बाकी आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा, कितना बचा? 12000। तो यहां पर आ जाएगा कॉस्टिंग पीएल 12000। अच्छा, एक बात और बताओ मेरे को, एक अकाउंट और बनाना जरा, कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। मुझे बताओ कि हमें कॉन्ट्रैक्टी से कितना कैश मिला है? 2 लाख रुपए। तो बाय कैश 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए एक तरह से क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे 2 लाख रुपीस। तो कॉन्ट्रैक्टी 2 लाख। एक नजर डालो, और कुछ रह गया बैलेंस शीट का? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल रह गया 4000 का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 4000। बस मेरे ख्याल से टैली कर लो। 342 टोटल आएगा। टैली 3,42,000 टोटल बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट आपकी टैली ही हो गई। ठीक है, तो ये आपकी बन गई बैलेंस शीट। चलो, बाकी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू। हेलो एवरीवन। चलो, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, वो मैं इस लेक्चर में और कवर कर रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या कहता है। अ कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट एट एन एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ 108 लाख, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 108 लाख दे रखा है, विच इंक्लूड्स बजटेड प्रॉफिट ऑफ 18 lakh. Relevant data is as under: material issued to site, wages paid, plant hired, site office cost, material returned from site, direct expenses, work certified, progress payments received. A special plant was purchased specifically for this contract at rupees 8 lakh, and after use on this contract till the end of 31st March 2009, it was valued at 5 lakh. Cost of material at site at the end of the year was 18 lakh. Wages outstanding 1,10,000. Prepare contract account for the year ending 31st March 2009. चलो, छोटा सा क्वेश्चन है, बनाओ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2009। चलो देखते हैं। सबसे पहले मटेरियल इश्यूड टू साइट, मटेरियल इशूड 5000, ये फिगर्स इन थाउजेंड्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वेजेस पेड दे रखा है, इनर कॉलम में लिखना वेजेस 3800, नीचे पढ़ो वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,10,000 है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे 110, 3910। प्लांट हायर्ड, याद रखना मैंने बताया हुआ है, प्लांट हायर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 700। साइट ऑफिस कॉस्ट 270। मटेरियल रिटर्न 100, मटेरियल रिटर्न 100। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। चेक करना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। बाय साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड 10,000। अच्छा, पेमेंट्स रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इसका कुछ नहीं होना है।
A special plant was purchased specifically for this contract at 8 lakh and after use on this contract till the end of 31st March 2009 it was valued at 5 lakh. तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं प्लांट का, बताओ जरा मुझे. 8 लाख का खरीदा था और 5 लाख का रह गया तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन इन थाउजेंड्स करोगे तो 300 आ जाएगा. और कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट साइट एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 18 लाख दे रखा है, इन थाउजेंड्स करो 1800. चलो बस. वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा है, उसे इग्नोर कर देना. तो आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया 1220. ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. ठीक है, चलो आज के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इतना काफी है. बाकी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा. थैंक यू. हेलो एवरीवन. चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सबने देखनी है. 11th क्वेश्चन देखो. PQR Constructions Limited commenced a contract on April 1, 2009. The total contract was for 27,12,500. It was decided to estimate the total profit and to take to the credit of profit and loss account that proportion of estimated profit on cash basis which were completed bore to the total contract. Actual expenditure in 2009-10 and estimated expenditure in 2010 are given below. आपको 9-10 का खर्चा दे रखा है और 10 का. मटेरियल इशूड, लेबर पेड आउटस्टैंडिंग, प्लांट परचेज, एक्सपेंसेस पेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड. Depreciation 20% WDV पे. Contract is likely to be completed on 31st December 2010. Prepare contract account for the year ending 31st March 2010. मेरी बात ना सब ध्यान से सुनना जरा. पता है अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ो तो मुझे पहले ये बताओ हमने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब किया था. 1 अप्रैल 2009 को हमने शुरू किया था. और सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, 31 दिसंबर 2010. मतलब सुनो, 1 अप्रैल 2009 को शुरू करा और 31 दिसंबर 2010 को खत्म होगा. तो अगर मैं ड्यूरेशन देखूं, इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन देखूं तो इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन ना 21 मंथ्स का है. कैसे 21 मंथ्स कैसे? 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010, 12 मंथ्स तो ये हो गए. और 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010, 9 मंथ्स ये हो गए. मतलब टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा 21 मंथ्स का. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको 21 मंथ्स का नहीं बनाना है. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको सिर्फ इन 12 मंथ्स का बनाना है. पढ़ो लास्ट लाइन पढ़ो. प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010. मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमें इन 12 मंथ्स का बनाना है. अब नोटिस करो आपको ना जो कॉलम्स दे रखे हैं, कौन कौन से 2 कॉलम है. एक तो है 2009 2010 का कॉलम. मतलब ये कॉलम है 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2010 का कॉलम. और दूसरा कॉलम है 2010 का. मतलब ये वाला कॉलम होगा फिर 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 का. मतलब याद रखना फर्स्ट कॉलम 12 मंथ्स का है और सेकंड कॉलम 9 मंथ्स का है. फिलहाल मैं आपको एक बार बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिर्फ इन 12 मंथ्स का ही बनना है. तो चलो बनाना शुरू करो. हेडिंग लिखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। चलो करना शुरू करते हैं, आ जाओ 9-10 वाले कॉलम पे आना। सबसे पहले आएगा मटेरियल इशूड 4,56,000 का, फिर आएगी लेबर। अच्छा अब याद रखना, लेबर आपने पे करी 3,05,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 24,000, तो 3,29,000 की लेबर हो गई। फिर प्लांट परचेस्ड, इसका तो क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। चलो निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट करो। 2,25,000 का प्लांट है, उस पे पढ़ो 20% का डेप्रिसिएशन है, तो 45,000 का डेप्रिसिएशन। चलो फिर एक्सपेंसेस। अच्छा एक्सपेंसेस हैं 1 लाख के, और प्रीपेड एट द एंड है 22,500। प्रीपेड एट द एंड माइनस करोगे तो 77,500 के एक्सपेंसेस बचे। अच्छा प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, इसका कुछ होना नहीं है आपका, है ना। प्लांट की तो बस एक ही चीज आती है, वो है उसका डेप्रिसिएशन। मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, बाय मटेरियल एट साइट 30,000। फिर लिखो बाय साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 12,75,000 और वर्क अनसर्टिफाइड है 40,000। बाकी कैश रिसीव्ड आपका आता नहीं है, ठीक है। चलो नोशनल प्रॉफिट निकालो। $437,500, ये आपका नोशनल प्रॉफिट कहां जाएगा बताओ, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नोशनल प्रॉफिट 437,500, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। पता है इस क्वेश्चन में ना मैं आपको एक पार्ट और लिखवा रहा हूं, और वो क्या है वो अपने रजिस्टर्स में लिख लेना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अलावा आप उसमें लिखोगे ऑल्सो कैलकुलेट, लिख लेना ऑल्सो कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लिख लो ऑल्सो कैलकुलेट एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। क्या निकालने को कहा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये सुनना मेरी बात ध्यान से, सिंपल केस है, थोड़ा ध्यान से देखो। उसने क्या निकालने को कहा है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट मतलब पता है इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे, सुनो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में कितना प्रॉफिट आप कमाओगे। अच्छा मैं अगर पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोशनल प्रॉफिट, ये जो अभी आया 437,500 एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट, तो आप कहोगे सर नोशनल प्रॉफिट जो होता है ना वो 1 साल का होता है, तो 1 साल का प्रॉफिट इज नोशनल प्रॉफिट, जबकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे दैट इज नोन एज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो याद रखना एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज प्रॉफिट ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे दैट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे, फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। पूरे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट माइनस कर देते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट आ जाएगा। चलो बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दे रखा है, 27,12,500 माइनस, अब सुनो मैंने कहा पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से पूरे कॉन्ट्रैक्ट की क्या माइनस कर दो, कॉस्ट। अब सुनना मुझे एक बात का जवाब दो, हमें क्या चाहिए यहां पर, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वो कॉस्ट, ध्यान से सुनना, वो कॉस्ट जो इन 12 मंथ्स में लग चुकी है, प्लस आने वाले 9 महीने में जो कॉस्ट लगेगी,
मतलब जितनी कॉस्ट लग चुकी है प्लस जितनी कॉस्ट आगे लगनी बाकी है उसे हम कहते हैं कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट। अप टू डेट मतलब आज की तारीख तक जितनी कॉस्ट लग चुकी है प्लस जितनी कॉस्ट और लगेगी, मतलब फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। तो 12 महीने में जितनी कॉस्ट लग चुकी है प्लस आने वाले 9 महीनों में जितनी कॉस्ट और लगेगी। चलो करते हैं 27,12,500 माइनस। अब मुझे बताओ, मुझे जानना है इन 12 महीनों में कितनी कॉस्ट लग चुकी है। तो ये देखो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है 12 महीनों का, एडअप कर लो सारी कॉस्ट को। 4,56,000 प्लस 3,29,000 प्लस 45,000 प्लस 77,500 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस करना मत भूलना 30,000। तो 877,500 की कॉस्ट लग चुकी है। ये वो कॉस्ट है जो लग चुकी है प्लस अब हमें जानना है आने वाले 9 महीनों में और कितनी कॉस्ट लगेगी। चलो एक काम करो, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बनाओ, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बनाओ और ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना 9 महीनों का। कब से कब तक का? 1 अप्रैल 2010 से 31 दिसंबर 2010 का। चलो करते हैं ध्यान से। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ पहले, अब ध्यान से चलना, ध्यान से। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो बताओ इस साल का सबसे पहले क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले लिखोगे मटेरियल एट साइट, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। बताओ कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना था? 30, तो वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा 30। फिर और बताओ आपने इस साल क्या लगाया? मटेरियल लगाया 814 और आपने क्या लगाई? लेबर। अब ये भी देखना लेबर। मुझे बताओ आपने 3,80,000 रुपए की लेबर लगाई प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 37,500। सुनो, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करना मत भूलना। जो पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था वो इस साल का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनेगा 24,000, वो माइनस करना मत भूलना। 393,500 ये आपकी लेबर, ठीक है। अच्छा अभी डेप्रिसिएशन छोड़ दो, वो बाद में देखते हैं। फिर एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, हमने इस साल एक्सपेंसेस इंकर करे 1,75,000 के प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 25,000। अच्छा जो पिछले साल का क्लोजिंग प्रीपेड था वो इस साल का ओपनिंग प्रीपेड बनेगा। क्लोजिंग प्रीपेड माइनस हुआ तो ओपनिंग प्रीपेड ऐड होगा 22,500, तो 222,500 ये आपके एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। अच्छा प्लांट रिटर्न टू स्टोर आता नहीं है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 75,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 75,000। मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, मैं ना ओपनिंग डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिख रहा हूं, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। ना मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखूंगा ना मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा था और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी लिखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने का पर्पस नोशनल प्रॉफिट निकालना नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाने का पर्पस है कितनी कॉस्ट आने वाले 9 महीनों में लगेगी वो निकालना। मतलब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, खर्चे कितने आएंगे आने वाले 9 महीनों में, प्रॉफिट नहीं निकालना है। और क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकालना है तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खर्चे लिखना। चलो अच्छा अब मेन चीज हमारी रह गई डेप्रिसिएशन। अब ये सुनना है मेरी बात, ये मेरी बात सुननी है। वर्किंग नोट बनाओ, ये सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट। चलो थोड़ा सा ना हम स्टार्टिंग से जरा चलते हैं।
ध्यान से सुना, स्टार्टिंग से चलते हैं। मुझे बताओ, हमने प्लांट खरीदा था, है ना? हमने प्लांट खरीदा था, कितने का खरीदा था? 2,25,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा सुनो, पता है अब मैं अगर नीचे वो प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स वाला केस पढ़ू ना, तो उसे जरा देखना। उसने पता क्या कहा, 2,25,000 के प्लांट में से 75,000 रुपए का प्लांट तो आपने रिटर्न कर दिया 31 मार्च 2010 को। मतलब मुझे बताओ, 2,25 में से 75,000 रुपए का प्लांट तो कब रिटर्न हुआ? 31 मार्च 2010 को, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे। इसका मतलब ये प्लांट तो यूज हुआ 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक, 12 महीनों के लिए यूज हुआ। अच्छा, फिर बचा हुआ 1,50,000 का प्लांट पढ़ो अगले कॉलम में, आपने रिटर्न किया 31 दिसंबर 2010 को। मतलब ये वाला प्लांट 1 अप्रैल 2009 से पूरा 31 दिसंबर 2010 तक यूज हुआ। मतलब ये वाला प्लांट सिर्फ 12 महीनों के लिए यूज हुआ और ये वाला प्लांट पूरे 21 महीनों के लिए यूज हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, इस प्लांट पे तो जो डेप आएगा वो सिर्फ 12 महीनों का ही तो आएगा ना। कितना था? 20%। तो 75,000 पे 20% एक साल का 15,000 का डेप, तो इसकी WDV बच गई 60,000। अब सुनो, ये प्लांट तो हो गया, अब बताओ क्या? प्लांट रिटर्न, ये तो वापस लौटा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लांट तो आपने वापस लौटा दिया, इसका मतलब आने वाले 9 महीनों में इस वाले प्लांट पे डेप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लांट आपका यूज हुआ ही नहीं। तो सिर्फ डेप किस पे लगेगा? 1,50 पे। तो मुझे बताओ, ये वाला प्लांट 21 महीनों के लिए यूज हुआ, पूरे 21 महीनों के लिए, तो पहले तो डेप लगाओ इस पे 12 महीनों का, 1,50,000 पे 20%, लो 30,000 का डेप तो आ गया पहले 12 महीनों का। अच्छा, बच गया ये प्लांट 1,20,000 का। अब इस पे डेप लगाओगे 20% के हिसाब से 9 महीनों का। मैं आपसे एक बात पूछूं, 1,50 पे लगाओगे या 1,20 पे? तो याद रखना WDV मेथड है, तो WDV पे डेप लगाना। 1,20,000 पे 20% कितने महीनों का? 9 महीनों का। तो 18,000 रुपए का डेप आ गया 9 महीनों का। तो इसकी WDV बच गई 1,02,000। और बताओ फिर ये प्लांट भी क्या हो गया? ये भी रिटर्न हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो बाद के वाले 9 महीने हैं, जो बाद के वाले 9 महीने हैं, उसमें डेप सिर्फ कौन से प्लांट पे आया? सिर्फ दूसरे वाले प्लांट पे तो आया, 1.5 लाख वाले प्लांट पे। कितने रुपए का डेप? 18,000 रुपए का डेप। बस खर्चों का टोटल कर लो, 30,000, 8,14,000, 393,500, 222,500, 18,000 माइनस 75,000, तो 14,03,000। ये आ गई आपकी, पता है क्या? फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। मतलब और कितना खर्चा लगना बाकी है? 14,03,000 रुपए का खर्चा और लगना बाकी है। अब मुझे एक बात बताओ, उस पे आ जाओ फिर से एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाले फॉर्मूले पे। 877,500 का खर्चा लग चुका है, प्लस 14,03,000 का खर्चा और लगना बाकी है। तो करो जरा, 27,12,500 माइनस, इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 22,80,500 रुपए का खर्चा आएगा। तो कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट? 4,32,000। इसका मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में हमें 4,32,000 रुपए का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हो सकता है क्वेश्चन में अलग से पूछ ले वो। ठीक है, चलो बाकी हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।